नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। देश में जो सबसे दमदार असरदार तबके माने जाते हैं उनमें आईएएस अफसर शामिल हैं। आईएएस अफसर के बनने के बाद पोस्टिंग मिलने पर जो रुतबा होता है वो होता ही है, लेकिन ज्वाइन करने से ही पहले कोई रोब घांटने लगे और वो भी अपने ही लोगों पर, तो उसे क्या कहेंगे। पूजा खेड़कर ने कुछ ऐसा ही किया है। महाराष्ट्र की प्रोबेशनरी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर का तबादला पद के दुरुपयोग के कारण पुणे से किया गया है। ऐसा आरोप है कि उन्होंने पुणे जिला कलेक्टर कार्यालय में ज्वाइन करने से पहले ही अलग कार्यालय, एक कार और एक घर की मांग रख दी। अब विवाद बढ़ रहा है क्योंकि नई नई बातें सामने आ रही हैं। लेकिन अब से कुछ देर पहले पुणे पुलिस जांच पड़ताल के लिए पूजा खेड़कर के घर पहुंची। अफसरों का कहना है कि पूजा जिस ऑडी कार का इस्तेमाल कर रही हैं, मोटर व्हीकल्स एक्ट के तहत उसकी जांच के लिए पुलिस पहुंची है। जानते हैं कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। पारस दामा की रिपोर्ट से। The government rules do not allow me to speak anything on this matter. So I'm sorry, I cannot speak anything. मामला बढ़ा तो पूजा खेड़कर ने कन्नी काटना ही बेहतर समझा। महाराष्ट्र कैडर की प्रोबेशनरी आईएएस पूजा खेड़कर अपनी हरकतों को लेकर पिछले कई दिनों से सुर्खियों में है। आरोप है कि उन्होंने ऐसी सुविधाएं भी मांगी जो आमतौर पर प्रोबेशन वाले अफसरों को नहीं मिलती। अपनी निजी ऑडी पर उन्होंने महाराष्ट्र सरकार भी लिखवाया और लाल नीली बत्ती भी लगाई। सारे मामले एक एक करके सामने आने और विवाद खड़े होने के बाद पुणे के कलेक्टर ने राज्य के मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा, जिसके बाद पूजा खेड़कर का तबादला पुणे से वाशिम कर दिया गया। आज पूजा खेड़कर वाशिम पहुंची। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर उसने मुलाकात की, लेकिन कुछ बोलने से बची। मैंने आज वाशिम में अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली है। मैं इस मामले पर बात नहीं कर पाऊंगी, मुझे इसमें बोलने की अनुमति नहीं है। पूजा ने यूपीएससी परीक्षा में 821वीं रैंक हासिल की थी। पूजा को पुणे में सहायक कलेक्टर बनाया गया। आरोप है कि जब पुणे के अतिरिक्त कलेक्टर मौजूद नहीं थे, तब पूजा ने उनके एंटी चैम्बर पर कब्जा करके फर्नीचर भी हटाया। उन्होंने राजस्व सहायक से लेटर हेड, नेम प्लेट और दूसरी सुविधाएं देने के लिए भी कहा। राज्य के मुख्य सचिव को लिखे खत में कलेक्टर ने कुछ चैट्स भी दिए हैं, जिसमें पूजा काम संभालने से पहले ही अलग कार्यालय, कार और सरकारी घर की मांग भी कर रही हैं। पूजा खेड़कर पर आरोप है कि रियायतें पाने के लिए उन्होंने संघ लोक सेवा आयोग को हलफनामा दिया। उसमें खुद को दृष्टिहीन और मानसिक तौर पर अक्षम बताया था। इसकी पुष्टि के लिए उन्होंने जरूरी मेडिकल टेस्ट भी कराने से 6 बार इनकार कर दिया। कहा जा रहा है कि उनका पहला टेस्ट अप्रैल 2022 में दिल्ली के एम्स में होना था, लेकिन कोविड बताकर वो नहीं आई। इसके बाद अलग महीने के 2 मेडिकल टेस्ट भी उन्होंने छोड़ दिए। जुलाई और अगस्त में भी वो टेस्ट के लिए नहीं गई। सितंबर में 6ठी बार बुलाया गया, लेकिन वो फिर नहीं गई। आयोग ने बाद में उनके चयन को चुनौती दी और फरवरी 2023 में एक न्यायाधिकरण ने उनके खिलाफ फैसला भी सुनाया, लेकिन वो अपनी नियुक्ति की पुष्टि कराने में कामयाब रही। उनके ओबीसी के दावे पर भी सवाल उठ रहे हैं। यह पूरा मामला सामने आने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसमें पूजा द्वारा मेडिकल टेस्ट ना देने के बावजूद भी उसकी नियुक्ति की जाती है। सवाल ये भी है कि क्या किसी के प्रभाव और दबाव में ये नियुक्ति की गई थी। वहीं मसूरी में स्थित लाल बहादुर शास्त्री सिविल सर्वेंट इंस्टीट्यूट द्वारा भी अब राज्य सरकार द्वारा इस पर रिपोर्ट मांगी गई है। कैमरामैन सागर शिर्के के साथ पारस दामा, एनडीटीवी इंडिया। इस बीच राज्यसभा सांसद मिलिंद देवड़ा ने इस मामले पर एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर के खिलाफ आरोप इस सेवा की छवि को बहुत नुकसान पहुंचाने वाले हैं। मैं महाराष्ट्र के मुख्य सचिव से अनुरोध कर रहा हूं कि वो बिना देरी के इस मामले में व्यापक और निष्पक्ष जांच करवाएं। इंसाफ और हमारी प्रशासनिक सेवाओं में लोगों का विश्वास बहुत अहम है। यूपीएससी को लोक सेवाओं के लिए उच्च योग्यता वाले अधिकारी देने के लिए जाना जाता है। जिनमें योग्यता और उसूलों की कमी है, वो अहम सरकारी पदों पर काम करने लायक नहीं है। और इसी विवाद पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुधीर कृष्णा जी, पूर्व आईएएस अधिकारी। आपका स्वागत है सुधीर जी, एनडीटीवी इंडिया पर। आपसे यही समझना चाहेंगे, ये जो पूरा विवाद है इसे आप किस दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि जैसा मिलिंद देवड़ा ने भी अपने ट्वीट में कहा है, यूपीएससी बहुत ज़्यादा जांच पड़ताल के बाद, बहुत कड़ी परीक्षा के बाद इस तरह की नियुक्तियां करती हैं। तो क्या आपको लगता है कि कहीं इस पूरी व्यवस्था में कहीं खामी रह गई है, या अभी दूध का दूध पानी का पानी होना बाकी है? अभी जैसा मैं देख रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ
कि दो बातें हैं इसमें। एक तो अपॉइंटमेंट के समय फॉल्स सर्टिफिकेशन ऑफ कम्युनिटी या कास्ट, और दूसरा मेडिकल प्रॉब्लम्स जो हैं उसका सर्टिफिकेशन एक तरफ, और दूसरा प्रेजेंट जो मिसबिहेवियर है, मिसकॉन्डक्ट है, जिसके एलिज मिसकॉन्डक्ट के गाड़ी में अपने बत्ती प्राइवेट कार में ऊपर जो है बेकन लाइट लगाने की बात है, और भी बहुत सी बातें पेपर में आ रही हैं जो अधिकारी के अपने जो कॉन्डक्ट है उसके बारे में। दोनों बातों को अलग अलग देखना पड़ेगा। जो पहले की बातें हैं उसमें इंक्वायरी हो रही है तो उसमें कहना कुछ उचित नहीं होगा, क्योंकि जब इंक्वायरी चल रही है तो होने दी जाए इंक्वायरी। लेकिन जहाँ तक कि इसमें फॉल्स सर्टिफिकेट अगर मान लीजिए प्रूव होता है, अगर निकलता है कि सर, तो भी प्रोबेशन में कभी भी डिस्चार्ज कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेटर अगर इशू हो चुका है तो भी अगर वो सक्षम नहीं थे, अगर बाद में भी अभी भी साबित होता है कि जो अधिकारी ने अपने सर्टिफिकेट दिए हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट हों या फिर वो कास्ट कम्युनिटी के सर्टिफिकेट हों, अगर वो गलत निकलते हैं तो प्रोबेशन कंप्लीट होने के पहले उनको डिस्चार्ज किया जा सकता है। ये ऑल इंडिया सर्विस आईएएस प्रोबेशन रूल में साफ साफ लिखा हुआ है। तो ये है कि सरकार को उसका प्रोबेशन एक्सटेंड भी कर सकते हैं। अगर सर्टिफिकेशन में देरी हो रही है तो उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं प्रोबेशन को कंफर्म करे बगैर, और अगर वो निकला कि सच है तो फिर उनको डिस्चार्ज करने की भी का भी प्राविधान है। तो अधिकारी को डिस्चार्ज किया जा सकता है सर्टिफिकेशन के क्या सिचुएशन है। और जहाँ तक के अभी के जो जो ये सब वर्तन है कि अपनी प्राइवेट कार में रेड लाइट या ब्लू लाइट लगाना, ये सब ये तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि महाराष्ट्र सरकार जो है उन्होंने सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स के रूल 108 के तहत एक आदेश जारी किया है कि किस सरकारी अधिकारी की गाड़ी में किस तरह की लाइट लगेगी। तो पहली बात तो यह है कि प्राइवेट कार में लाइट लगी नहीं सकती है। और दूसरा क्या है कि अगर सरकारी अधिकारी हैं अपनी सरकारी गाड़ी में लाइट लगाना चाहें तो उसका रूल बना हुआ है कि रेड लाइट विदाउट फ्लैशर, रेड लाइट विद फ्लैशर, ब्लू लाइट, ये सब किसके किसके गाड़ियों में लग सकती है। तो प्रोबेशनर के लिए कोई ऐसा प्रोविजन है नहीं। अगर प्रोबेशनर को तहसीलदार या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट का अधिकार दिया जाता है थोड़े पीरियड के लिए, तो उनकी सरकारी गाड़ी में उनके ओहदे के मुताबिक ब्लू लाइट लग सकती है, लेकिन पर्सनल कार में तो लगने का प्रोविजन है नहीं। लेकिन सब कुछ मिला के मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये अधिकारी जो हैं सभी सरकारी नौकर और ख़ासतौर से आईएएस ऑफिसर्स, क्योंकि वो उनके जो है वो किसी तरह से समाज में उनका जो है लीडरशिप मानी जाती है। ब्यूरोक्रेसी में आईएएस ऑफिसर्स को लीडर माना जाता है, मुखिया मानते हैं। हालांकि कहीं लिखा नहीं है ऐसा, लेकिन ऐसा माना जाता है। तो उनका जो वर्तन है, उनका बिहेवियर है, इट हैज़ टू बी लाइक स्पिक एंड स्पैन। वो रूल में भी लिखा हुआ है, आईएएस कॉन्डक्ट रूल्स जो है ऑल इंडिया सर्विस कॉन्डक्ट रूल में भी लिखा हुआ है और आईएएस प्रोबेशन रूल्स में भी लिखा हुआ है। लेकिन सुधीर जी, जाते जाते संक्षेप में आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि रूल्स ये भी कहते हैं कि जो ऑफिसर्स होते हैं पब्लिक में आके कमेंट नहीं कर सकते, चूंकि उनके ऊपर आरोप लगे। इनका पक्ष हम नहीं जानते कि क्या है, लेकिन जो रिपोर्ट में भी हमने देखा कि इनकी नियुक्ति की पुष्टि की गई है। तो आपको लगता नहीं कि इनका जो पक्ष है वो भी एक आना चाहिए सामने, ताकि वो क्या कहना चाहती है या जो इस पूरे बात के बारे में उनका क्या कहना है, कम से कम वो बात भी सामने आए, तभी जाकर जनता अपनी राय बनाए। जी जी, ये मुद्दा जो है ये बड़ा अहम मुद्दा है, और ये तो एक बड़ा फेमस केस है, वीके सिंह वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपको ये शायद याद हो, 1980 पीएस अप्पू जी का नाम उसमें जुड़ा हुआ है, जो बिहार कैडर के ऑफिसर, बहुत रेस्पेक्टेड ऑफिसर थे, जो लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी के डायरेक्टर थे। और जो ऑफिसर थे वीके सिंह जी, उन्होंने उनका बिहेवियर कुछ गलत पाया गया, जो उसको लेके उन्होंने निकाल दिया उनको नौकरी से। तो मुद्दा फिर कोर्ट ने कहा कि अपॉर्चुनिटी फॉर हियरिंग हैज टू बी गिवन, जो आर्टिकल 311 में भी लिखा हुआ है और आईएएस प्रोबेशन रूल में भी लिखा हुआ है कि एक बार अपॉर्चुनिटी उनसे एक्सप्लेनेशन कॉल करना पड़ेगा। तो दो तरह से है, लीगली यस, उनका पक्ष जानना पड़ेगा सरकार को, और दूसरा ये है कि सरकार को विलंब नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि अब उनका पक्ष जानने के लिए पेपर में खबर आती रहे 6 महीने तक और तब तक इंक्वायरी, ये भी अच्छी बात नहीं है। जो कुछ करना है फौरन करके, या तो प्रोबेशन को टर्मिनेट करने का भी सरकार को अधिकार है अगर लगता है कि, लेकिन जनरल रूल ये है कि अधिकारी को एक सुधार का मौका देना चाहिए, वो रूल में भी लिखा हुआ है। तो इंक्वायरी को जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाना जरूरी है फॉर्मल ढंग से। शुक्रिया आपका सुधीर जी इस तमाम जानकारी के लिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि नीट से जुड़ी हुई है। सीबीआई ने नीट लीक मामले में रॉकी उर्फ राकेश रंजन को गिरफ्तार किया है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक रॉकी इस गिरोह का किंग पिन है और रॉकी को कोर्ट में पेश कर सीबीआई ने 10 दिनों की रिमांड पर ले लिया है। अभी सीबीआई नीट पेपर लीक मामले में 4 जगहों पर छापेमारी भी कर रही है।
इनमें पटना के पास की 2 लोकेशन और कोलकाता में भी छापा चल रहा है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी मौजूद हैं, प्रभाकर कुमार और साथ ही मुकेश सेंगर। प्रभाकर, पहले आपके पास आना चाहेंगे। इस पूरे मामले में जो बात कही जा रही है कि किंग पिन है रॉकी, इसका क्या रोल रहा है और किस किस के संपर्क में ये था? देखिए, इसे मैं किंग पिन नहीं मानता और सीबीआई भी इसे किंग पिन नहीं मानती, लेकिन किंग पिन के बाद जो दूसरे नंबर का हायरार्की में बंदा था वो रॉकी था। संजीव मुखिया जो है उसे भी अभी जितनी भी एजेंसी है, चाहे वो सीबीआई हो या ईओयू जिन्होंने पहले जांच की थी, वो उसे किंग पिन मान रही है, जो अभी भी फरार है। रॉकी जो है वो बंदा था जिसके जिम्मे पे सारा ग्राउंड मैनेजमेंट हुआ करता था और इसका जो मुख्य काम था वो था कैंडिडेट्स इकट्ठा करना, उनके पेरेंट्स से बात करना, उनके लिए लॉजिस्टिक्स अरेंज करना ग्राउंड पे और उनसे पैसे कलेक्ट करना। तो बहुत ही अहम भूमिका निभाता था रॉकी। और संजीव मुखिया जो कि इसके किंग पिन माने जा रहे हैं अभी तक और जो अभी फरार है, उसका ये बहुत ही खास आदमी था, पिछले काफ़ी दिनों से फरार था। आज सीबीआई ने उसे हिरासत में लिया है, पटना के आसपास के इलाके से इसे पकड़ा गया है। हालांकि सीबीआई ने अभी किस जगह से इसे पकड़ा गया है उसकी कंफर्मेशन अभी तक नहीं दी है, लेकिन पटना के आसपास से पकड़ा गया है। और उसके बाद इसे आज सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया, जहां इसे 10 दिन के रिमांड पे सीबीआई ने प्रे किया था और कोर्ट ने 10 दिन के रिमांड पे इसे भेज दिया। तो जाहिर तौर पे आगे अगले 10 दिन सीबीआई इससे पूछताछ करेगी। रॉकी एक अहम कड़ी है इस पूरे घटनाक्रम में, पूरा जो मामला हुआ है उसमें, और इससे वो सूत्र भी पता चल सकते हैं जिससे कि संजीव मुखिया जो कि मेन किंग पिन है वहां तक सीबीआई शायद पहुंच सके। जी मुकेश, आपके पास आएंगे। ये बताइए कि जो रॉकी है इस तक सीबीआई कैसे पहुंची, आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? देखिए, सीबीआई के मुताबिक जो रॉकी है वो टेक्निकली काफी स्मार्ट है, बहुत ही टेक सेवी है और लगातार जो सीबीआई को चकमा दे रहा था। जो सीबीआई है उसने इसको पकड़ने में काफी एडवांस टेक्निक का इस्तेमाल किया, जिसमें सीबीआई ने सीबीआई को मालूम चला कि ये अपनी पत्नी के ईमेल से लोगों को ईमेल करता है और सीबीआई ने इसकी पत्नी के ईमेल को ट्रैक किया, उसका आईपी एड्रेस लिया और उसके बेसिस पर जो रॉकी और राकेश रंजन है इसको गिरफ्तार किया है। फिलहाल इस मामले में सीबीआई पटना के पास 2 लोकेशन और कोलकाता में अभी रेड कर रही है। इसमें कुछ और एक्यूज हैं जिनको गिरफ्तार करना है। सीबीआई के मुताबिक जो राकेश रंजन और रॉकी है वो इस पूरे गैंग का मास्टरमाइंड है, ये सीबीआई सूत्रों ने हमें जानकारी दी है। हालांकि इसमें जो मैन किंग है, जैसा कि प्रभाकर कह रहे हैं कि वो संजीव मुखिया हो सकता है, लेकिन ये वन ऑफ द जो किंग पिन है उनमें से एक है और अभी इससे पूछताछ की जा रही है। इसको आज कोर्ट में पेश किया था, जहां से सीबीआई ने इसको 10 दिन की रिमांड पर लिया है, तो इससे लगातार पूछताछ की जा रही है। लेकिन सीबीआई का दावा यह है कि अब तक जितने भी लोग अरेस्ट हुए हैं उस पूरे सिंडिकेट का ये किंग पिन है और फिलहाल इससे लगातार पूछताछ जारी है और लगातार ये सीबीआई को चकमा दे रहा था, लेकिन काफी एडवांस टेक्निक से सीबीआई ने इसको ट्रैप किया और फिर इसको पकड़ा। जी शुक्रिया मुकेश और प्रभाकर आपका इस तमाम जानकारी के लिए। वक्त एक ब्रेक का। पतंजलि पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। मामला प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री का है। इस तरह की 14 दवाइयां हैं जो बैन की गई हैं। इनके नाम आपको बता देते हैं जो हाईकोर्ट की ओर से जिन पर बैन लगाया गया है। श्वासरी गोल्ड, साथ ही श्वासरी वटी और ब्रोंकोम। इनके अलावा श्वासरी प्रवाही, श्वासरी अवलेह और मुक्तावटी। एक्स्ट्रा पावर, लिपिडोम ये भी हैं जिन पर बैन किया गया है। बीपी ग्रिट, मधु ग्रिट, इन पर भी रोक लगा दी गई है। मधुनाशिनी वटी और एक्स्ट्रा पावर लिवामृत, इस पर भी रोक लगाई गई है। एडवांस विवोग्रिट, आईग्रिट गोल्ड, पतंजलि दृष्टि आई ड्रॉप, इन पर रोक लगा दी गई है। आपको बताएं कि इससे पहले मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव और बालकृष्ण के खिलाफ अदालत की अवमानना का मामले में यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि पतंजलि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर सभी भ्रामक विज्ञापन हटा ले। उत्तराखंड औषधि लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने जिन 14 दवाओं के लाइसेंस निलंबित किए हैं उनके विज्ञापन प्रसारित या प्रकाशित नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन एनडीटीवी की पड़ताल में यह बात सामने आई है कि कई दुकानों पर ये दवाइयां अब भी मिल रही हैं, यानी पतंजलि को जैसे इन प्रतिबंधों की कोई फिक्र ही नहीं है। एनडीटीवी की यह पड़ताल दिल्ली की कई दुकानों के अलावा पटना और देहरादून तक चली है। हर जगह हमें पाबंदी वाली दवाइयां मिलती रहीं। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।
ग्रीन पार्क एक्सटेंशन के इस पतंजलि स्टोर में एनडीटीवी की टीम पहुंची, 2 दवाओं की मांग की। भैया एक आई ड्रॉप दे देना। कौन सी? ये वाली नहीं चाहिए, दिव्य वाली। और एक वो दे दो, सवासी गोल्ड दे दो, सवासी गोल्ड। और सवासी नहीं बोलते ना, क्या बोलते हैं? टैबलेट वाला नहीं है क्या भैया? वो डब्बा जो आता था पहले। नहीं गोल्ड मत दो, वटी दे दो भैया, वटी ज़्यादा घर पे यूज़ होता है। श्वासरी वटी और पतंजलि दृष्टि आई ड्रॉप, दोनों दवाएं उन्हें मिल गईं। बाकायदा स्टोर की तरफ से उनका बिल भी मिला, जबकि इन दोनों के नाम उन 14 दवाओं में शामिल हैं जिन्हें सरकार ने बैन किया हुआ है। यही नहीं, दुकान में हमारी टीम को बीपी ग्रिड और मधु ग्रिड जैसी कुछ और भी दवाएं रखी मिली जिन पर पाबंदी है। इस वक्त मैं दिल्ली के ग्रीन पार्क एक्सटेंशन इलाके में, यहाँ पे पतंजलि चिकित्सालय के नाम से यहाँ पतंजलि की दुकान है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं वो दुकान है ग्रीन पार्क एक्सटेंशन में। जब हम अंदर दुकान के घुसे और हमने जब पूछा उनके पास कि क्या आपके पास पतंजलि की दवाइयाँ हैं, तो उन्होंने कहा दवाइयाँ। जब हमने उनसे आई ड्रॉप मांगा, जो आई ड्रॉप मांगा हमने, दृष्टि का दवा आई ड्रॉप मांगा, ये दृष्टि का आई ड्रॉप है जो हमने उनसे लिया है। और इसके साथ साथ हमने सवाश्री वटी, जो ये दोनों दवाइयाँ जो सुप्रीम कोर्ट ने बैन की हुई हैं, जो खुद हलफनामा दाखिल किया है पतंजलि ने कोर्ट में, उसमें उन्होंने बताया कि 9 तारीख उन्होंने कहा कि उन्होंने इसकी पतंजलि की जो बिक्रियाँ इन दवाइयों की उस पर बैन लगा चुके हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा इस दवाई को जो विज्ञापन हो रहा है उस पर भी बैन लगाया गया। लेकिन आप देखिए कि ये हमारा बिल है जो हमने पतंजलि के स्टोर से बिल लिया है, ये शाम को 4:17 का बिल है। आज का तारीख है 11/7/2024 और ये दोनों का बिल मिला के 148 रुपये हैं। यानी जो दावा किया जा रहा है कंपनी के जरिए कि ये दवाइयाँ नहीं बिक रही हैं, जिसका लाइसेंस रद्द हो चुका है, जो खुद हलफनामा दाखिल किया गया है, वो सब दवाइयाँ पतंजलि के ऑफिशियल ब्रांच जो है, जो ये दुकान है, जो ऑफिशियल इनका ब्रांचेज हैं, वहाँ पे ये बिक रही हैं। और दवाइयाँ जो बाकी दवाइयाँ, हमने बाकी दवाइयाँ भी उनसे पूछी। हमने पूछा कि क्या जो पतंजलि की बाकी दवाइयाँ हैं, जैसे कि मधुमेह वाले के लेकर जो दवाई है, मधुमेह ग्रिड, मधु ग्रिड, वीपी ग्रिड, ये सब दवाइयाँ हैं। उन्होंने बताया कि ये सब दवाइयाँ हमारे पास अवेलेबल हैं, अगर आपको चाहिए तो हम दे सकते हैं। तो ये दवाइयाँ खुलेआम बिक रही हैं। बतौर दावा किया जा रहा है कि ये दवाइयाँ बैन हो चुकी हैं, सेलिंग पे नहीं हो रही हैं, और ना सिर्फ फिजिकली बल्कि ऑनलाइन भी ये दवाइयाँ बेची जा रही हैं। इस वक्त हमें दिल्ली के जंगपुरा के भोगल बाजार में, यहाँ पर एक पतंजलि का स्टोर है। इससे पहले हम जंगपुरा के भोगल के पतंजलि स्टोर भी गए, वहां भी हमने ये दवाएं मांगी जो मिल गईं, बिल भी मिल गया। जो बैन की लिस्ट में ये 14 दवाइयाँ जो बैन किया गया है, जो उत्तराखंड सरकार ने जो लाइसेंस रद्द किए हैं, वो ये दोनों दवाइयाँ हैं। लेकिन अभी भी बाज़ार में इनकी सेल चालू है। दुकान पे जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि जो दवाइयाँ आ रही हैं कंपनी से, इसलिए हम बेच रहे हैं। हमने पूछा कि क्या कंपनी से बोला गया, तो बोले कि कोई अभी इसके बारे में बताया नहीं गया है, और सेल जैसे चल रही थी वैसे ही सेल चल रही है। एनडीटीवी की पड़ताल का सिलसिला जारी रहा। कालकाजी के पतंजलि स्टोर में हमारे सहयोगी पहुंचे, वहां उन्होंने मधुनाशनी वटी, मुक्तावटी, लिवामृत एडवांस, मधु ग्रिड, बीपी ग्रिड, दृष्टि आई ड्रॉप और आई ग्रिड गोल्ड जैसी 8 दवाएं खरीदी। और मुक्तावटी एक्स्ट्रा एक है, मुक्तावटी एक्स्ट्रा पावर क्या है? बीपी के लिए, राइट? ये बीपी के लिए। हाँ, ये सारी दवाइयाँ जो आप लिस्ट जो मेरे हाथों में देख रहे हैं, आप ये पूरा बिल देख रहे हैं आप, इसमें अब मैंने दिव्य दृष्टि वगैरह, आंखों की दवाइयाँ, कई सारी बीपी की दवाइयाँ हैं, डायबिटीज़ की दवाइयाँ हैं, जो सब हमें इस वक्त मिली है, जो इन पर बेसिकली उत्तराखंड गवर्नमेंट ने बैन लगा रखा है। और सुप्रीम कोर्ट का भी जो है एक तरह से जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्ती कर रखी है पतंजलि कंपनी पे, लेकिन इसके बावजूद ये दवाइयाँ जो है आप देख सकते हैं कि मार्केट में बिक रही है। इसके बाद लाजपत नगर के पतंजलि स्टोर पर भी यही नजारा रहा। यहाँ भी मधुनाशनी वटी, मुक्तावटी, मधु ग्रिड, बीपी ग्रिड समेत 10 दवाएं ली। ये सारी दवाएं वो हैं जो बैन की सूची में हैं। ये आप देखिए, ये जो मधु ग्रिड दवाइयाँ हैं यहाँ पे, ये लिवोग्रिड दवाई है, ये आप देखिए इस तरह की जो दवाइयाँ हैं यहाँ पे। मधुश्री वस्ट एक्स्ट्रा पावर, ये जो है ये डायबिटीज़ के लिए ये दवाई है, आप देखिए डायबिटीज़ के लिए दवाई।
यहाँ पर जो आम लोग हैं उनके बीच उपलब्ध हैं। आप जब चाहें तब अपने आसपास के पतंजलि के स्टोर से ये दवाइयाँ ले सकते हैं फ़िलहाल के लिए। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो तमाम फटकार लगाई थी पतंजलि कंपनी को, दिव्य फार्मेसी को, वो सब फ़िलहाल जो है उस ज़मीन पे उसका जो है कोई ख़ास असर नहीं दिख रहा है। दिल्ली ही नहीं, पटना में भी हमारे सहयोगी प्रभाकर कुमार एक खुफिया कैमरा लेकर पतंजलि स्टोर पहुंचे। उन्हें भी ये दवाएं मिल गईं, यानी रोक के बाद भी इनकी बिक्री धड़ल्ले से जारी है। दिल्ली और पटना के अलावा देहरादून में भी पतंजलि स्टोर में खुले आम बैन दवाएं मिल रही हैं। देहरादून में इस वक्त हम सबसे पहले मैं दिखाऊंगा कि इस वक्त हम एक पतंजलि आयोग स्टोर पे खड़े हो रखे हैं और जिन 14 दवाइयों पे बैन लगाया गया है वो बिक रही है या नहीं बिक रही है। हमने अंदर गए, देखा और उन दवाई को परचेज़ किया। जो 14 बैन है और लगभग 11 दवाइयाँ मेरे पास मौजूद है, चाहे उसमें मुक्तावटी पावर्स है या फिर स्वरससी गोल्ड है। इसके अलावा देखा जाए तो मुक्त ग्रिट ये दवाइयाँ हैं, तो लगभग ऐसे मेरे पास आई ग्रेड गोल्ड भी है। इसके अलावा अगर दवाइयों की बात करूं तो मेरे पास लिवोग्रिड वाइटल भी है और एक और दवाई है ये ईयर ग्रेड गोल्ड करके। तो ये 14 दवाइयाँ मैंने 14 में से 11 दवाइयाँ इसमें हैं और लगभग बिल ओरिजिनल जो बिल है ये बिल भी मेरे पास मौजूद है। भैया ये दवाइयाँ जो आपने भेजी है ये लगभग बैन है दवाइयाँ सारी? हाँ 14 दवाइयाँ, आपको पता है? उसका बैन तो हट चुका है। आपने नहीं 14 दवाइयाँ कोर्ट ने इसमें, अच्छा बैन हट चुका है? हट चुका है हाँ। अच्छा आपको ये बताया गया, तो ये दवाइयाँ जो है बैन नहीं है। तो आपको किसने बताया ये? मुझे भैया ने बताया, जो ऑनर है। ऑनर है हाँ। ऑनर क्या है, कौन है? प्रदीप फरसोड। अच्छा तो उनको किसने बताया होगा? उनको ये मुझे नहीं पता, उनको किन्होंने बताया। अच्छा आप यहाँ पे कर्मचारी, आपको नहीं पता? मेरे को नहीं पता है। तो आपको पता है कि इन दवाइयों पे 14 पे बैन लगाया गया था, इन पे नहीं लगाया गया था, मुझे पता है ना? हाँ फिर भी ये बिक रही है? बिक रही है, लेकिन आपको इस बारे में नहीं पता है। नहीं पता है। हाँ। लिपोडोम, ये लिपोडोम भी यहाँ रखी गई है, ये देखिए। इसके अलावा शरशरीफ वर्टी भी रखी गई है। अगर दूसरा देखा जाए तो ये एक और दवाई है, लेकिन अब ये थोड़ा सा यहाँ पे दवाई लीकेज है, अब ये कब तक है, लेकिन शव शरीर जो है वो भी बिक रही है। तो ये तमाम जो दवाइयाँ हैं इनको रखा गया है, जो यहाँ पे कर्मचारी है इनको बताया गया है कि ये फ़िलहाल दवाइयाँ नहीं ये बिक सकती है, इन पे बैन हट गया है, इस तरह की इन्होंने जानकारी दी है। तो साफ है कि देश के कई शहरों में पतंजलि के स्टोर्स पर सरकार के बैन और अदालती फटकार का कोई असर नहीं दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दक्षिणी दिल्ली में पेड़ काटने का मुद्दा एक बार फिर से उठाया है। उन्होंने पूछा है कि बिना अनुमति पेड़ कैसे काट दिए गए। इस रिज में एक भी पेड़ कटेगा तो सुप्रीम कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी, तब वो पेड़ कटेगा। मैं रिज एरिया की बात कर रहा हूं। ऐसे रिज एरिया के अंदर करीब 1100 पेड़ डीडीए द्वारा चोरी छुपे और गैर कानूनी तौर पे काटे गए। सुप्रीम कोर्ट डीडीए के वाइस चेयरमैन से कह रहा है कि आप मुझे ये बताइए, क्या इन पेड़ों को काटने की डायरेक्शन दिल्ली के एलजी साहब विनय सक्सेना ने दी थी या नहीं दी थी? सुप्रीम कोर्ट के सामने डीडीए की 2 ईमेल्स भी रखी गई, डीडीए द्वारा ही रखी गई, जिसमें डीडीए के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर डीडीए के चीफ इंजीनियर को कह रहे हैं 3 फरवरी 2024 को माननीय उपराज्यपाल विनय सक्सेना जी साइट पे आए और उन्होंने डायरेक्शन दी कि पेड़ काट के सड़क को चौड़ा करने का काम तुरंत किया जाए।
1999 में करीब 60 दिन चली करगिल की जंग में भारतीय सेना को सबसे पहली जीत 13 जून 1999 की सुबह द्रास सेक्टर की तोलोलिंग पहाड़ी पर मिली थी। तोलोलिंग फतह की जिम्मेदारी 18 ग्रेनेडियर्स के साथ 2 राजपुताना राइफल को सौंपी गई। बेहद मुश्किल हालात में मिली इस जीत के कई हीरो थे, जिनमें 2 राजपुताना राइफल्स के 10 कमांडो भी शामिल थे, जिन्होंने पहाड़ी पर चढ़कर दुश्मन की छाती पर वार किया। एक के बाद एक कई बंकर उड़ा दिए। उन 10 कमांडो में 9 शहीद हो गए थे। सिर्फ एक जिंदा बचे, नायक दिगेंद्र कुमार। राजस्थान में नीमका थाना जिले के एक छोटे से गांव में जन्मे दिगेंद्र ने अपने साहस और वीरता से इतना बड़ा काम किया कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी भी उनके सामने बौनी हो गई। तोलोलिंग की पहाड़ी पर पाकिस्तानी सेना ने कब्जा जमा लिया था। इसे मुक्त कराने में भारतीय सेना के 68 सैनिक शहीद हो चुके थे। तब तोलोलिंग फतह की जिम्मेदारी 2 राजपुताना राइफल्स को दी गई। तोलोलिंग अहम पॉइंट था, मतलब कारगिल युद्ध की अहम मेन जगह थी वो। उसको हमारे जनरल मलिक साहब ने कहा टर्निंग पॉइंट ऑफ कारगिल वार। मगोड़ बसोपा रविंद्रनाथ हमारे सीओ साहब थे, तो उसने बोले ये GR है। मगो ठीक है, ओके। बोले मैं तो इसी रास्ते से जाऊंगा, मेरे को तो ऊपर जाना है। तो हमने वो रास्ता से दूसरा रास्ता इख्तियार किया और वो लड़का पूछा वहाँ 12 घंटे में ऊपर तोलोलिंग के नज़दीक, मतलब 1 किलोमीटर नीचे, और हम पहुँच गए वहाँ 8 घंटे में। वो दरबार लिया चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने नीचे गुमरीम बुला करके कि भाई 2 राजरेब ने रेकी कर ली, तोलोलिंग बोले कर ली। तो बोले अभी क्या करना है? बोले सर अभी अटैक मारना है। तो बोले आपको हम समय देंगे, आप अपना बंदोबस्त कर लो जाने का पूरा कैसे। मैं को सर मेरे को वो रस्सा चाहिए जो तोलोलिंग के ऊपर पीछे से हमें बांध करके चढ़ना चाहते हैं। तो बोले बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? मुझको सर मैं। बोले गिर गा तो? मुझको साहब चढ़ गा तो? बोले चढ़ गा तो हिंदुस्तान की फर्स्ट विक्ट्री 2 राजरेब के नाम होगी। मुझको 2 राजरेब के नाम तो मैं चढ़ो या नहीं चढ़ो तो भी होगी। मुझको साहब 2 राजरेब में तो मेरे जैसे अभी 350 कमांडो हैं। तो उसके बाद में मैंने क्या हुआ कि वो 14 घंटे में वो रस्सा बांध दिया। वो बांधने के बाद में पूरा दुश्मन का मोमेंट चेक कर लिया। उसी टाइम बिफोर्स गन का मैंने डायरेक्ट फायर करवा लिया और सीओ साहब को हर मोमेंट की खबर देता रहा। अब जैसे ही 12 जून को वो उसने मलिक साहब ने मेरे को नीचे बुलाया गया। बोले बेटा कैसा है? मुझको सर उसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा बैंकर बने। बोले कितने? मुझको साहब 10 से तो कम नहीं और 20 से ज़्यादा नहीं। बोलो आइडिया? मुझको साहब 15-16 तो होंगे। तो बोले ठीक है, तुम्हारा क्या इरादा है? घातक प्लाटून का कोबरा टीम को, तेरी टीम अलग है, बटालियन में छठी हुई अलग प्लाटून बना रखी है 2 राजरेब ने। मुझको साहब हमारा इरादा ये है कि हम पीछे से रस्सा बांध के और पीछे जा कर के दुश्मन के यहाँ हम अपनी LMG वगैरह जो हथियार लगाएंगे और उसके ऊपर वहाँ से उसका रुख बदली करेंगे, ताकि हमारी जो चार्ली कंपनी है सामने से और डेल्टा कंपनी है, जो दोनों कंपनी सामने से अटैक मारेंगे आपने बताया, तो मुझको हमला सक्सेस हो जाएगा। बोले शाबाश बेटे। लेकिन ये काम काफी मुश्किल था। तोलोलिंग की पहाड़ी पर रस्सी के सहारे पीछे से चढ़ना इतना आसान नहीं था। 10 ट्रेन्ड सैनिकों की टुकड़ी के साथ उन्होंने चढ़ाई जारी रखी और आगे से भारतीय सेना की दूसरी टुकड़ी ने फायरिंग कर पाकिस्तानी सेना को उलझाए रखा। जंग भीषण थी। दुश्मन पहाड़ी के ऊपर बैठा हमले कर रहा था। मेरा कंपनी कमांडर था जो मेजर विवेक गुप्ता, बोलता कोबरा क्या प्लान है? मगर साहब प्लान तो जो आप बताओगे वही कर लेंगे। बोले नहीं यार तू बता क्या प्लान? मगर साहब मेरा एक इरादा है कि पहले बैंकर को मैं बर्बाद करूं। तो बाबूलाल बाखर बोलता है साहब दूसरा मैं। तो सुमेर सिंह राठौड़ बोलता तीसरा मैं। और अति देर में CHM यशवीर था जो मेरठ का था और बोलता है ओए राजस्थानियों, चौथा यूपी का नंबर है, यूपी किसी से कम नहीं है, हम मेरठ के हैं शेर। बम यार जसवीर तू ले ले भाई, चौथा तू ले ले। इतनी देर में गुप्ता साहब बोले 5वां मेरा भाई, मैं बीच में रहूंगा। मैं ठीक है साहब आप भी कमांडो है।
तो हम क्या है कि 12 जून की रात को 8:30 बजे तोलोलिंग के ऊपर ऐसे चढ़ना शुरू होते हैं और जैसे ऊपर जाते हैं तो मेरे पास में 350 गोली AK-47 और एक AK-47 जिससे राइफल का नंबर आज भी याद है मुझे, भट्ट नंबर 227। वो 227 नंबर AK-47 राइफल आज भी मुझे याद है उसके, वो मेरे पास थी। एक पिस्टल, एक कमांडो डाइगर, इतना बड़ा चक्कू होता है जो साइनाइड में भिगोया होता है, जो आदमी को टच करते ही ऊपर चला जाता है। और 18 हैंड ग्रेनेड डाल लिए उसमें पिट्ठू में, जो 36 नंबर ग्रेनेड आता है 18 हैंड ग्रेनेड डाले। और हम सब के सब ज़्यादा, क्योंकि पहाड़ी इलाका में ग्रेनेड से ज़्यादा लड़ाई लड़ी जाती है। और उसी टाइम हम ऐसे रेंगते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं तो फर्स्ट बैंकर के अंदर जैसे मैं गया तो वो चारों तरफ तो बर्फ़ पड़ी हुई थी और वो मैं सोचा ये काला पत्थर है। और उस पर जैसे ही मैंने हाथ मारा इस प्रकार से, हाथ मारते दुश्मन की बरल ऐसे लगी थी, वो मेरे हाथ में आ गई ऐसे। और मैंने जैसे अपनी तरफ जैसे ही खींचा उसने फायर कर दिया। पहले गोली यहाँ लगी और 3 गोली मेरी ये सीने में लगी, यहाँ पर, ये इस जगह पे। ये देखो आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये 3 गोली यहाँ लगी और 2 गोली AK-47 में लगी। हाँ ये देखिए, तो 1 2 3 और ये लगने के बाद में 2 गोली AK में लगी। मैं उसको बोला हे मेरे मालिक, मैं एक योद्धा हूँ, आपने मेरा हथियार खोस लिया। तो वहाँ भगवान तो इंसान के अंदर ही रहता है। उसने बोला जो खुद की रक्षा नहीं करता उसकी मैं नहीं करता, मेरी आत्मा ही कही। मैंने हैंड टू हैंड ग्रेनेड निकाला, उसकी पिन पाड़ी और उसको 1 और 2 और अंदर ठोक दिया। उसके वो पत्थरों की दीवार बनी हुई थी, वो बैंकर के अंदर मैंने ऐसे ठोका। मैंने दिमाग लगाया, मुझको मरा तो है चाहे पक्का, 1 भी मरो 1 2 भी, लेकिन आवाज़ 5-6 आदमियों की थी। तो अपना सूबेदार भाऊलाल और सुमेर साहब बोलते हैं, बोले वो तो बोले याद ली अपने वाले, बोले बोल बजरंगबली राजा रामचंद्र की जय। और मेरे साथियों ने डड फायर शुरू कर दिया उन पर। उनके 30 आदमी हमला बोले मेरे 9 साथियों पर और मेरे गोली लगी, हथियार छूट गया। तो मैं खड़ा कैसे हो सकता था? तो मैंने नीचे ऐसे करोट रेंज में वो खाली थी, वो नीचे गिरा और मैंने अपना फर्स्ट एड लिया और उसको अंदर डाला और मैंने पट्टी करी। 1-2 मिनट लग गया मेरे को पट्टी करी। फिर मैं उनकी गनों को देख रहा हूँ, कोई यहाँ फायर करिए, कोई यहाँ करिए, कोई आगे, कोई पीछे ऐसे। अब मैं उनके पास ऐसे रेंगता गया, ग्रेनेड काटे आराम से ठंडे दिमाग से और उसको 1 और 2 और अंदर ठोक दूँ ऐसे, मतलब ऐसे करते करते। और उनके सुबह तक दुश्मन के मैंने 11 बैंकर उड़ा दिए। करगिल युद्ध में भारत को पहली जीत तोलोलिंग में ही मिली थी। इस जंग में सेना को बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी। दिगेंद्र को भी 5 गोलियां लगी। उनके साहस के लिए वीरता के दूसरे सबसे बड़े पुरस्कार महावीर चक्र से नवाजा गया। चढ़ने के बाद में फिर मेरे दिमाग में आई, मुझको अपन जीत गए, बहुत खुशी हो रही थी उस टाइम पे मेरे को। तो मुझको झंडा गाड़ने, तो मैं अपना पिट्ठू में वो झंडा दिया, तो शिलिंग के बांधा और शिलिंग के आगे इतना बड़ा बैनर होता है, तिरंगा झंडा गाड़ दिया और वहाँ भारत माता की जय बोली। उसी टाइम अमेरिकी सैटेलाइट मेरी वो डाडी वाली फोटो आ गई। उसके बाद मेरे को वहाँ से उठाया गया और श्रीनगर हॉस्पिटल में आया। तो उसी हेलीकॉप्टर से उतरे देश का प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी आकर के मेरे को 3 थप्पी मार के बोलता, वाह रे मेरे कलयुग के भीम बली, तने 48 मारे, बाहर मेरे करण बली, तने 48 मारे। मुझको हैं बोल, तो एक डॉक्टर बोल तेरे को पता नहीं? मुझको साहब मेरे को क्या पता हमने कितने मारे हैं, क्या मारे, हम तो मारते थे। मेरे 14 अगस्त को रात को चीफ जब मेरे पास में गया तो वहाँ हमारे वो जो वार्ड को सजाया गया तगड़ा, मेरा बेड को तो स्पेशल सजाया। मैं उनको बोला मैं क्या बात है? बोले चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ तेरे से मिलने के लिए आ रहे हैं। पापा को सर क्यों? बोले भाई मिलने के लिए आ रहे हैं यार। बोले वो मिलते हैं सभी के। अब वो आया, आते ही उसने मेरे को सिर पर हाथ रख के मुबारकबाद दी, शाबाश। पहले तो उन्होंने सलूट मारा मेरे को। मम्मा कहा यार चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ अपने को सलूट क्यों मार रहे हैं? बोले प्राउड माय सन। दिगेंद्र को सेना में कोबरा के नाम से भी पुकारा जाता था। ये नाम उन्हें ऐसे ही नहीं मिला था। मैं उस टाइम कमांडो कोर्स करके आया ही था मेरी पलटन में, 2 राजरीब में। और उसी टाइम श्रीलंका से बुलावा आया कि जनरल कलकट ने हमारी यूनिट को लेटर लिखा कि भाई 2 राजरीब से जो बंदे भेजे जा रहे हैं उसमें कोई कमांडो कोर्स वाला भी लड़का भेजो जो मेरा गनमैन बॉडीगार्ड रहेगा। तो उसने मेरे को सीओ साहब GP यादव ने कहा कि भाई बेटा तेरे को जनरल कलकट का बॉडीगार्ड जाना श्रीलंका में।
मुझको ठीक है साहब। तो वहाँ पर क्या हुआ कि एक पुड़िया को ऐसे क्रॉस कर रहे थे, मैं ऐसे एक ओपन जीप में बैठा था अपने हथियार लेकर के और अपना इलाका को देखते हुए जा रहा था। वो पुड़िया के नीचे से LTT ने ऐसे ग्रेनेड ऐसे निकला, उसी टाइम मेरी नज़र पड़ी तो मैं ऐसे राइफल काट के गोली मारना चाहा, लेकिन मैं सोचा कि इसके हाथ में तो हथियार नहीं है, कहीं है शिवलिंग तो नहीं है। मैं इतने सोचा, उसने इतनी देर में ग्रेनेड फेंक दिया और उस ग्रेनेड को मैंने ऐसे कैच करा और उसी को ठोक दिया। उसका यहाँ लगी, लगते ही वो बड़ाम दे फटिया। हम आगे चले गए तो जनरल कलकट ने 5 किलोमीटर जाए बोले वो जो उग्रवादी का ग्रेनेड था वो उग्रवादी को ठोक दिया। ये लड़का का क्या नाम है? तो हमारा कमांडर था एक हवलदार KP, वो बोलता सर ये तो दिगेंद्र है, अपना राइफलमैन दिगेंद्र। बोले दिगेंद्र नहीं, ये तो कोबरा है। तो पूरी फौज मेरे को वहाँ श्रीलंका में दिगेंद्र की बजाय कोबरा करना शुरू कर दिया। दिगेंद्र बताते हैं कि देशभक्ति का ये जज्बा उन्हें एक तरह से खानदानी विरासत में मिला है। उनके पिता सेना में थे, नाना आजाद हिंद फौज में थे। दिगेंद्र के अलावा उनके 2 छोटे भाई भी कारगिल युद्ध में लड़े थे। 7 पीढ़ी से लगातार मेरे बुजुर्गों ने देश के लिए गोलियां खाई थी। मेरे दादाजी, मेरे नाना जी आजाद हिंद में शहीद हुए थे और मेरे पिताजी 1948 हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई में 5 गोली लगनी थी मेरे पापा को, और वो 30 जनवरी 1950 को रिटायर कर दिया गया था उनको। तो मेरे पापा के गोली लगी थी। हम फौज का माहौल था और हम कारगिल युद्ध में 3 भाई एक साथ में थे कारगिल युद्ध में। तो हमारे तो जुनून है फौज का भर्ती होने का। तो हमारे को बचपन से ही फौज की ट्रेनिंग दी जाती थी। हमारे माँ बाप कहते थे बेटा दुश्मन हो तो ऐसे मारना चाहिए, ऐसे मारना चाहिए। इस वजह से जब मैं 16 साल 2 महीने 2 दिन 2 घंटा 20 मिनट का मैं फौज में भर्ती हो चुका था। फौज में उनके शामिल होने की भी कहानी काफी दिलचस्प है। जब वो सेना में शामिल होने वाली कैंप में गए तब वो 10वीं फेल थे और उनकी उम्र भी सिर्फ 16 साल थी। सबसे पहले कर्नल साहब ने बोला भाई मेरे पास में BA पढ़े लिखे आओ। तो उस टाइम पे BA फौज में कोई नहीं जाता था। फिर बोले 11वीं पास आओ हाई सेकेंडरी, तो 1-2 लड़के आए। फिर बोलो 10वीं पास आओ फर्स्ट डिवीजन, तो कोई नहीं आया। बोलो सेकंड डिवीजन, फिर 5-4 लड़के आए। बोलो थर्ड डिवीजन, तो मतलब काफ़ी लड़के आ गए वहाँ पर खूब। अब बोलो जो 10वीं फेल बच्चे हैं वो अपने घर जा सकते हो, हम 10वीं फेल को नहीं लेंगे। तो मैं छोटा सा मुंह करके अपने पिताजी के पास में चाय की दुकान पर गया और मैं अपने पिताजी को बोले मुँह पिताजी, बोले हाँ बेटा। मैं को पापा जी वो तो 10वीं पास ले रहे, मैं तो 10वीं फेल हूँ। तो बोले बेटा कोई ना, कर्नल ने एक बात कही है बेटा जो लेक्चर में तने सुनी नहीं, मैंने सुनी है कि भाई किसी को कोई हर्ज मर्ज हो तो मेरे से 11 बजे मिल रहा था, तो बेटा तेरे को 11 बजे मैं स्पेशल भर्ती करवा दूंगा। पापा की गोली लगी हुई थी, कमर पर उठाया मैंने पापा को और कर्नल साहब के पास ले गया। कर्नल साहब बोले बाबा क्या नाम है? बोले मैं बैटल कैजुअल्टी कश्मीर का जख्मी सिपाही शौदान सिंह 5 जाट। बोलो साहब कश्मीर में मेरे गोली लगी थी, ये गोली अंदर है पाकिस्तान की, ये देखो, और ये मेरा बच्चा है, इसको भर्ती करना है। बोले बाबा जब फौज के अंदर भर्ती के लिए हमारे को 10वीं पास और तगड़े तगड़े लड़के चाहिए, तो बोले आपका बच्चा तो बहुत छोटा है, ये तो इसके तो दाढ़ी मूछ भी नहीं है, कितनी उम्र है? मुझको साहब 16 साल 2 महीने 2 दिन। मुझको 2 दिन ऊपर हो गए साहब, आप 16 साल के फौज में लेते हो और मैं 2 दिन ऊपर हूँ। तो बोले बेटा आप 10वीं पास करके फिर आना। मगर नहीं साहब मैं अभी होना चाहता हूँ। बोलो अरे तो बेटा ये तगड़े तगड़े हैं तेरे से, सब तगड़े हैं। तो मेरे पिताजी बोले कर्नल साहब मेरे बच्चे से कोई भी तगड़ा हो बच्चा उसको पहले भर्ती करो, और मेरा चैलेंज है कि सब में मेरा बच्चा सब में टॉप आवे, फिजिकल में टॉप, सभी में टॉप आता है तो मेरे बच्चे को भर्ती करो, अन्यथा मेरे बच्चे को मत करो। बोले बाबा अपने बच्चे पे इतना गर्व है? बोले हाँ मेरा बच्चा राजस्थान केसरी है। अच्छा बोले ये रेसलर भी है? बोले हाँ कुश्ती। बोले बेटा सर्टिफिकेट? तो मेरे पास इतनी सर्टिफिकेट थी वो ऐसे गए जी मैंने। कर्नल साहब अरे बोले बेटा तने पहले कौन दिखाई, मैं तो तेरे को डायरेक्ट ले लेता। वो अपने पिता को लेकर गए थे। उनके पिता ने सेना अधिकारी को बताया कि उनका बेटा कितना हिम्मत वाला है, पहलवान है। उन्हें याद है आज भी वो गीत जो पिता ने भर्ती के दौरान गाया था। अरे मेरा बच्चा भर्ती कर ले हो सुनी रग रूटी सरदार। अरे बोले बुरी गति और सूरों की इज्जत है कायर कूरों की,
करे परोपकार से प्यार, मेरा मुन्ना भर्ती कर ले ओ सुन रगरूटी सरदार। अरे बोले क्या भरोसा तेरी जिंदगानी का, इंसान बुलबुला पानी का, कर मेरी नौका को पार, मेरा मुन्ना भर्ती कर ले हो सुन रगरूटी सरदार। इन दिनों दिगेंद्र कुमार अपने परिवार के साथ जयपुर में रहते हैं। बेटे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, ढेरों प्रतियोगिताओं में इनाम जीत चुके हैं। वो चाहते हैं कि उनकी पोती ओलंपिक खेले और भारत के लिए गोल्ड मेडल जीते। मेरा बेटा बीटेक इंजीनियर है बड़ा, जपेंद्र सिंह। उसे छोटी मेरी बेटी है समीता, जो आरएस में लगी हुई है, अभी यहाँ कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर है, अलाइड में थी वो। उसे छोटा मेरा बेटा है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट है, और वो 5 बार का नेशनल प्लेयर है और राजस्थान का एमबीबी प्लेयर है 5 बार का लगातार। और अब जो मेरी पोती है वो सिर्फ 14 महीने की है, लेकिन मेरा अभी से विचार ये है कि मैं एक दिन अपनी पोती वीरा को, उसका नाम मैंने वीरा रखा है, वीरा को ओलंपिक में मेडल लेते हुए देखना चाहता हूँ। ये मेरी दिल्ली तमन्ना है। दिगेंद्र जैसे जवानों की बदौलत ही भारत ने करगिल युद्ध जीता। हर साल करगिल विजय दिवस मनाते हुए उन्हें काफी गर्व होता है, लेकिन वो अपने साथियों को याद करना नहीं भूलते जो उनके साथ थे, लेकिन वीर गति को प्राप्त हो गए। तो वो जो मेरे 9 साथी थे वो मेरी तरह ही कमांडो थे, और उनको मैं कभी भूल नहीं सकता, कभी भी। आज वो इस दुनिया में नहीं है। देश के लिए सबसे बड़ा बलिदान दिया उन्होंने, कुर्बानी दी, देश के लिए शहीद हुए वो। तो वो आज 25 साल हो गए, लेकिन मेरे को आज ऐसे फीलिंग हो रही है कि 25 सेकंड पहले ही वो मेरे से मिले। करगिल युद्ध में मिशन के दौरान दिगेंद्र के साथी शहीद हो गए। दिगेंद्र खुद घायल हो गए। कई गोलियां लगी, कई महीने अस्पताल में इलाज चला। उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया। मेरा एक ही मकसद है, वीर भोग्या वसुंधरा। और हमारे ग्रुप है, जैसे मेरी बटालियन है 2 राजरीफ, तो हमारे जो सीने पर बचपन रगरूट बने थे हम 3 सितंबर 1985 को, उसी दिन ऐसे हमारे गेट पर भी लिखा था राजरीफ सेंटर के अंदर कि वीर भोग्या वसुंधरा। इस धरती पे वीर ही हर चीज का भोग कर सकता है। कायर सुबह मरता है, शाम मरता है, पल पल में मरता है। वीर जिस दिन वीर गति को प्राप्त होगा, उस दिन पूरे देश को उसका गम भी होगा और खुशी होगी। ऐसा हमारी धरती पर ऐसा वीर पैदा हुआ। जयपुर से सोमू आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। गुजरात के भरूच में प्राइवेट कंपनी में नौकरी निकली तो उसके लिए हजारों नौजवान पहुंच गए। इंटरव्यू अंकलेश्वर के एक होटल में हो रहे थे। इसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इसमें नौजवान धक्का मुक्की करते भी दिख रहे हैं। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के सांवलिया सेठ मंदिर को इस बार भक्तों से रिकॉर्ड दान हासिल हुआ है। दान पात्र से निकाले चढ़ावे की गिनती 4 दौर में पूरी हो गई है। इस बार चढ़ावे में 18 करोड़ 95,55,471 रुपए की नकदी निकली है। साथ ही मंदिर को 88 किलो 887 ग्राम चांदी और 505 ग्राम 500 मिलीग्राम सोना भी मिला है। तो देश की बात में इतना ही। नमस्कार।